नमस्कार दोस्तों, द वेल्दी इन्वेस्टर्स को आप सबको स्वागत करता हूं। आज का हमारा केस स्टडी है कोटक महिंद्रा बैंक। हम इस कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो कोटक महिंद्रा बैंक एक वर्साटाइल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, व्हीकल फाइनेंस, एसेट मैनेजमेंट और इंश्योरेंस जैसे वाइड रेंज की फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। भारत में लगभग 1700 ब्रांचेस और 2700 एटीएम्स के साथ बैंक का सिग्निफिकेंट प्रेजेंस भी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग रीजन में सर्विस देता है, जहां 45% ब्रांचेस मेट्रो सिटीज में है और बाकी 55% अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में भी फैली हुई है। एक लीडिंग बैंक होने के बावजूद ईस्ट रीजन सिर्फ 8% ब्रांच के हिस्सा है। 2019 में बैंक ने अपनी पहली इंटरनेशनल ब्रांच दुबई में खोला, ग्लोबल एक्सपेंशन का पहला कदम लिया। कोटक महिंद्रा बैंक के पास लगभग 3.2 करोड़ कस्टमर के वास्ट कस्टमर बेस है। लोन पोर्टफोलियो के मामले में बैंक का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, जहां होम लोन्स, कॉर्पोरेट बैंकिंग और वर्किंग कैपिटल लोन्स पे फोकस है। और अभी डिजिटलाइजेशन की बात किया जाए तो डिजिटलाइजेशन बैंक के लिए प्रायोरिटी है, जहां बड़े हिस्से में ट्रांजैक्शन और सर्विसेज डिजिटल चैनल्स के माध्यम से किए जाते हैं। इसके अलावा बैंक के पास वेरियस फाइनेंशियल सेक्टर्स में और सब्सिडरीज है जो उसके ऑफरिंग्स को कंप्लीमेंट करती है, जैसे इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट और माइक्रो फाइनेंस। तो दोस्तों चलिए हम इस कंपनी के बारे में और डिटेल में जानते हैं और इसके फाइनेंशियल के ऊपर हम लोग एक नज़र डालते हैं। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये कंपनी कौन से साल एस्टैब्लिश किया गया था। तो आप ये जो कंपनी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 38 ईयर्स एगो 1985 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। और बीएससी एनएससी में ट्रेड करती है और उसके साथ साथ बीएससी सेंसेक्स एंड एनएससी निफ्टी 50 का भी ये कंस्टिट्यूएंट है और मोस्टली फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है। उदय कोटक जो कि इसके फाउंडर हैं, अभी फिलहाल एक खबर भी सामने उभर कर आई है कि उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक से अपना मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके प्रभावी तारीख 1 सितंबर 2023 से है और वो अब अभिक्रिया निर्देशक बहाल करेंगे। और इसका जो हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में पाया जाता है और अभी ये तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के हिसाब से उदय कोटक जी अभी काम कर रहे हैं। और उसका जो प्रोडक्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं, एकदम ये जो लिस्ट बहुत ही वास्ट है। बैंकिंग, कमोडिटीज, क्रेडिट कार्ड्स, इक्विटीज, ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, मॉर्गेज लोन्स, म्यूचुअल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, रिस्क मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, असेसमेंट मैनेजमेंट जैसे बहुत सारे सर्विसेज ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। और इसका रेवेन्यू के बारे में बात किया जाए तो इसका रेवेन्यू 67,981.02 करोड़ का ये रेवेन्यू 2023 के डाटा के हिसाब से प्रोड्यूस किया है। ऑपरेटिंग इनकम इसका 2085.86 करोड़ का है। नेट इनकम इसका 14,925.01 करोड़ की है और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इसका 4,20,880 करोड़ की है। टोटल एसेट के बारे में बात किया जाए तो 6,20,429.73 करोड़ की इसकी टोटल एसेट है। टोटल इक्विटी इसका 1,12,314.40 करोड़ का है। और इसमें लगभग आप देख सकते हैं ये जो डाटा है मार्च 2023 का डाटा है, लगभग 1 लाख एम्प्लॉयज, मतलब 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज इसके कंपनी ये सेक्टर में काम कर रहे हैं। और इसके जो सब्सिडरीज कंपनीज हैं आप यहाँ देख सकते हैं, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस इसका सब्सिडरी, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा एएमसी, कोटक सिक्योरिटीज, कोटक महिंद्रा प्राइम। आप कहीं ना कहीं इनमें से किसी ना किसी के सेक्टर का नाम डेफिनेटली सुने होंगे, क्योंकि इसका बिजनेस इतना फैला हुआ है कि मतलब इंडिया में हर गली, मतलब आप जितने भी सिटीज़ हो, अर्बन सिटी हो, बड़े सिटी हो, छोटे सिटी हो, इसका ब्रांचेस अवेलेबल है। और चलिए दोस्तों हम इसके फाइनेंशियल के ऊपर और अच्छी तरह से नज़र डालते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैपिटल वो 3,56,400 करोड़ की है। इसका जो करंट प्राइस में जिस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ वो 1,793 रुपीज़ है। इसका स्टॉक पी 21.8 है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और बुक वैल्यू 563 रुपीज़ है। यहाँ थोड़ा देखने वाली बात है कि आप यहाँ देख सकते हैं बुक वैल्यू 563, लेकिन करंट प्राइस 1,793, मतलब लगभग 3 टाइम्स ये बुक वैल्यू के ऊपर ये ट्रेड कर रही है ये कंपनी। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। और अभी डिविडेंड की बात किया जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ 0.08% का डिविडेंड यील्ड किया और आरओसी इसका 6.86%, आरओई इसका 14.2% और फेस वैल्यू आप देख सकते हैं 5 रुपीज़ है, मतलब इन फ्यूचर ये स्टॉक आपका स्प्लिट कर सकता है।
चांसेस है कि ये आगे जाके स्प्लिट हो सकता है। चलिए हम अभी इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। इसके प्रोज के ऊपर देखा जाए तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट रेट ऑफ 19.3% ओवर लास्ट 5 ईयर्स में। इसका जो ग्रोथ रेट वो 19.3% में हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं प्रोज के हिसाब सामने कॉन्स कितना ज़्यादा होल्ड कर रहा है कि कौन सी ट्रेडिंग का 3.19 टाइम्स इस बुक वैल्यू हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी किए थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो बुक वैल्यू था वो 563 रुपीज़ था, जबकि इसका करंट प्राइस 1973 रुपीज़ है। तो वो 3.19 टाइम्स इसके बुक वैल्यू के ऊपर ये ट्रेड कर रही है। एंड कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 10.9% का मतलब पुअर सेल्स ग्रोथ दिखा है लास्ट 5 साल में। एंड कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी। और सबसे बड़ी बात आप यहाँ देख सकते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। ये कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है, ये एक तरह का एक्सपेक्टेड किया जाता है कि इस करंट सिचुएशन को आगे इस तरह का लॉस हो सकता है, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट है 5,08,058 करोड़ की। ये एक्सपेक्टेड किया जाता है कंटीजेंट लायबिलिटी। ये थोड़ा हमको अच्छे से देखना चाहिए, हमको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये इस पॉइंट के ऊपर खासकर ध्यान देना चाहिए। एंड कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, वो शायद अपना इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहा है। अर्निंग इंक्लूडिंग अदर इनकम इज 31,478 करोड़। ये भी आप जितना इसका बिजनेस फैला हुआ है उस हिसाब से देखा जाए तो इतना ज़्यादा मतलब इनकम भी वो जनरेट नहीं कर पा रही है। फिर भी चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम लोग अगर पेयर कंपैरिजन के ऊपर एक नज़र डालें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडस बैंक, IDBI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ये सब के हिसाब से हमारा पी लगभग ठीक ठाक है, उसका कुछ इशू नहीं है। पी इसका हम लोग एक बोल सकते हैं कि अच्छा रेंज के अंदर इसका पी एक पॉजिटिव साइन देता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन हम सिर्फ पी के ऊपर देख के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। चलिए इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट एक बार उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो नेट प्रॉफिट आपका सारा एक्सपेंडिचर जाने के बाद मार्च 2021 में नेट प्रॉफिट 9,990 रुपीज़ हुआ था, मार्च 2020 में 12,089 करोड़ का हुआ था और मार्च 2023 में 14,925 करोड़ का हुआ था। मतलब इसका जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हर साल ये इंक्रीमेंट हो रहा है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है इन्वेस्टमेंट कर लिए। तो हम लोग अगर इसका अर्निंग पर शेयर की वैल्यू देखें, EPS को देखें, तो आप देख सकते हैं मार्च 2020 में EPS 50.41, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रही है। 2022 में आपका 60.19 एंड आपका मार्च 2023 में 75.13 रुपीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि EPS बढ़ रही है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। चलिए दोस्तों, अगर हम इस कंपनी का कॉस्ट प्राइस CAGR को देखा जाए, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को अगर देखा जाए तो 5 साल में ये अपने इन्वेस्टर को 8% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। और चलिए आगे हम लोग इसका थोड़ा लायबिलिटी के ऊपर देख लेते हैं, टोटल एसेट क्या है और टोटल लायबिलिटी क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो इसके जो लायबिलिटी वो 4,78,854 करोड़ की है और मार्च 2022 में 5,46,498 करोड़ की है और मार्च 2023 में इसका जो टोटल लायबिलिटी वो 6,20,430 करोड़ की है। और टोटल एसेट की बात किया जाए तो आप ये देख सकते हैं कि एसेट इंक्रीमेंट ही कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे मार्च 2021 में एसेट 4,78,854 करोड़ की थी और मार्च 2022 में इसका जो एसेट 5,46,498 करोड़ का हुआ और मार्च 2023 में इसका जो एसेट 6,20,430 करोड़ का हुआ। अभी दोस्तों ये पॉजिटिव सिग्नल होता है, तो एसेट में भी कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट में भी बढ़ रहा है और एसेट भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो चलिए हम लोग एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार इसके देख लेते हैं। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रोमोटर का होल्डिंग यहाँ पे 25.94% का है, लेकिन FIS एंड DS का बहुत ही बेहतरीन होल्डिंग रहा है इस कंपनी में। आप देख सकते हैं 41.54% एंड आपका DS का 19.57%। लगभग हम लोग देख सकते हैं कि 60-62% के आसपास FIS एंड DIS का इसका होल्डिंग है। और ऐसा नहीं कि अचानक से बढ़ गया, वो हम लोग देख सकते हैं 22-23 मतलब लगातार देख सकते हैं कि अपना होल्डिंग ये एक कांस्टेंट रेट में रखे हैं आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FIS एंड DIS, और पब्लिक के पास इसका 12.92% का होल्डिंग है इस कंपनी का। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो बाय कैपिटलाइजेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में इसका जो नंबर होता है ये थर्ड पोजीशन में है कोटक महिंद्रा बैंक। और चलिए दोस्तों देखते हैं ये किस तरह का रिटर्न प्रोवाइड किया है अपने इन्वेस्टर्स को।
पिछले कुछ महीने से पिछले 1 महीने का डाटा देखा जाए तो मैं यहाँ पे डाटा आपको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपके सामने फ्रेश डाटा आ जाए। आप देखेंगे तो अभी जो फिलहाल प्राइस आप देख पा रहे हैं 1793 और 1 महीने पहले इसका जो प्राइस उसके हिसाब से 2.07% डाउन में चल रहा है। अगर हम लोग ये डाटा को 1 ईयर कर दें, 1 ईयर में भी ये डाटा मतलब अभी जो कोटक महिंद्रा का बैंक का कोई अगर लेना चाहता है तो अभी प्राइस नीचे में ही मिल रहा है। आप देख सकते हैं -6.90% नीचे ही मिल रहा है। और अगर हम लोग इसको 5 साल कर देंगे तो 5 साल में लगभग 45% का रिटर्न ये प्रोवाइड किया है। मतलब अमाउंट में देखा जाए तो वो 553 रुपीज़। और देखिए सितंबर 2018 में इसका जो शेयर प्राइस 1239 था और अभी आप आज के डेट में 1793, मतलब लगभग 550 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम लोग इसको मैक्स किए, मतलब जो इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखा है, आप देखेंगे कि जब ये लिस्टेड हुआ था इस कंपनी, आपका शेयर प्राइस 2 रुपीज़ 40 पैसा ही ओनली था, जो कि जुलाई 2001 में लिस्टेड हुआ था और लगभग वो 74,629% का रिटर्न प्रोवाइड किया। अगर जो लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करके रखा है उसको बहुत ही बेहतरीन, नो डाउट बहुत ही बेहतरीन रिटर्न ये कंपनी बना के दिया है, ये बैंक बना के दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक के ऊपर चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारा इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।